ये है युगांडा देश और इस देश के बोम्बो नाम के एक शहर में एक ऐसा आलीशान सा महल है जिसकी दीवारें 3 लाख लोगों की दर्दनाक मौत की आखिरी गवाह है। इन पे जहां देखो बस आपको खोपड़ियां, खून, किसी की संघर्ष की निशानी या तो किसी के लिए तड़पने के लिए यूज किए जाने वाले औजार दिखेंगे। यही वो दीवारें हैं जिनके बीच में इडी आमीन ने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी को टेबल पर लेटाया, उसके दोनों हाथों को काटा और पैरों की जगह पर सिर डाला और पैरों को काटकर हाथों की जगह पर सिर डाला। यही वो इंसान है जो मरी हुई लाशों के साथ घंटों घंटों तक बातें करता था, उनके साथ वक्त बिताता था और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता, उनके खून पीता और उन्हें खा जाता और अंत में वहीं उनके साथ सो जाता। इडी आमीन के इतने बेरहम और निर्दय होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे अपना प्रेसिडेंट बना कर रखा था। वहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्यार भी इसी से करते थे। लेकिन आखिर क्यों? इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बावजूद और ऐसे हरकतें करने के बावजूद क्यों लोग इस प्रेसिडेंट से इतना प्यार करते थे? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की दर्दनाक भरी हकीकत। तो इस प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है 1925 में, जब नॉर्थ वेस्ट युगांडा के एक छोटे से काकुआ ट्राइब में जन्म होता है इडी आमीन का। उस वक्त में युगांडा बाकी और दूसरे देशों की तरह अंग्रेजों की हिंसा और गुलामी का शिकार हुआ करता था। अब कहा जाता है कि काकुआ के लोग थोड़ा डेंजर हुआ करते थे, ये नेचर से बहुत ही ज्यादा करीब हुआ करते थे और ये अक्सर इंसानों का या फिर जानवरों का खून पिया करते थे। यही सब चीजों को देखकर इडी आमीन बड़ा हुआ था। उसके लिए किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना काफी आम बात थी। इडी के बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए। उसकी माँ उसे लेकर युगांडा के बोम्बो शहर चली गई, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि वो इडी को पूरी शिक्षा नहीं दे पाई। इडी को चौथी कक्षा में ही हाई स्कूल छोड़ना पड़ा और घर संभालने के लिए अलग अलग छोटे मोटे काम करने पड़े और आखिर में 20 या 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और एक असिस्टेंट कुक की पोजीशन पर काम करने लग गया। अब जाहिर सी बात थी, 6 फीट 4 इंच और युगांडा का लोकल लैंग्वेज बोलने वाला यंग इडी आमीन का फायदा कॉलोनाइजर्स कैसे नहीं उठाते। उन्हें चाहिए था एक ओबेडियंट सोल्जर जो हर ऑर्डर को फॉलो करे और इडी ने उन्हें उस वक्त वही दिया। उसने ब्रिटिश के अंदर मिलिट्री, बॉक्सिंग, स्विमिंग और कई तरह की ट्रेनिंग ली और फिर ब्रिटिश को अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मदद की। अब ब्रिटिश के लिए इडी इतना लॉयल हो चुका था कि वो उनके लिए अपने ही लोगों को मारने लगा था। 1952 से लेकर 1960 तक चले माओ माओ रिवोल्ट में केन्या और सोमालिया के अगेंस्ट ब्रिटिश की तरफ से इडी लड़ रहा था। वो इतना क्रूर था कि इस रिवोल्ट में सामने वाले सोल्जर को जिंदा ही दफना देता था या फिर ऐसे बदतरीन तरीके से मारता था कि सामने वाले लोगों के रूह कांप जाते थे। अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे क्रूरता को देख वो ब्रिटिश की आंखों में आ गया और वो मशहूर होने लगा। उसका मिलिट्री रैंकिंग बढ़ता गया और 1962 में वो ब्रिटिश आर्मी का सेकेंड सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बन गया। ब्रिटिश आर्मी में अपनी पोजीशन बनाने के सफर में उसे एक दोस्त मिल गया था, मिल्टन ओबोटे। ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक हाई रैंकिंग पोजीशन पर था। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ब्रिटिशर के नाक के नीचे उन्हीं के चीजों की स्मगलिंग करने लगे। इनफैक्ट यही वो दौर था जब वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे और जो युगांडा के लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते वो उन्हें मारकर उन्हें ही ठिकाने लगा देते। पर इन सारी चीजों का ब्रिटिश ऑफिसर को कानो कान खबर नहीं पड़ी और जब पड़ी तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंस उस समय नजदीक आ चुका था और अगर ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें सजा भी देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रिटिशर उस समय आउट ऑफ पावर थे और अगर उनके खुद के लोग भी उन्हें सजा दिलाते तो युगांडा को संभालने के लिए कोई और लीडर उस वक्त कैपेबल नहीं था। और इसीलिए 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को इंडिपेंडेंस देने के बाद ओबोटे बन गया युगांडा का प्रेसिडेंट और इडी आमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है, इडी रेगुलेशन के हिसाब से ओबोटे के अंडर था, लेकिन पहले तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे जो साथ में एक ही लेवल पर काम किया करते थे। तो जाहिर सी बात थी, पोजीशन, पावर और पैसों को लेकर दोनों में अनबन शुरू हो गई और ये अनबन इस हद तक बढ़ चुका था कि इडी ने ओबोटे के खिलाफ एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी करनी शुरू कर दी थी जो इडी के साथ
मिलकर ओबोटे को जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ओबोटे को इस बात की खबर मिली, उसने ईडी के रैंक को डिमोट कर दिया। उसने ईडी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस से कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया। इसके बाद तो मानो ईडी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे अब सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। पर उसने ये डायरेक्टली नहीं किया। अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए वो हमेशा लोगों के बीच जाता, उनके साथ डांस करता, उनके प्रॉब्लम्स को समझता और उसे सॉल्व करता। इससे वो लोगों में काफी मशहूर होने लगा और लोगों का उस पर भरोसा बढ़ने लगा और ऐसा वो काफी समय तक करता गया पेशेंसली। और फिर आया वो वक्त जिसका ईडी को हमेशा से इंतजार था, ओबोटे की मौत का। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए ओबोटे सिंगापुर गया और मौके का फायदा उठाते हुए ईडी ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब उसकी आर्मी का युगांडा पर दबदबा तो पहले से ही था, साथ में उसकी इमेज लोगों के सामने काफी साफ थी और इसी सेंटिमेंट ने ईडी आमीन को युगांडा का प्रेसिडेंट बनाने में मदद की और यहीं से शुरू हुआ युगांडा हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर। पोजीशन पाते ही सबसे पहले ईडी ने ओबोटे को युगांडा में एंट्री करने से बैन कर दिया और फिर पूरे युगांडा में ये खबर फैला दी कि कोई भी ओबोटे के साथ मिला हुआ है या जो भी उसे खबर दे रहा है, अगर नई सरकार को इस बात की भनक भी लगी तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ईडी ने एक पूरे किलर स्क्वाड को खड़ा किया जिसके बारे में ईडी के अलावा और कोई नहीं जानता था। इनका काम सिर्फ एक था, अगर इन्हें कभी भी ऐसा लगे कि कोई ईडी को मारना चाहता है या वो ओबोटे का सपोर्टर है तो उसे खत्म कर देना। और इनके पास इतना पावर था कि ये लोग सिर्फ शक के बेसिस पे पूरे के पूरे ट्राइब को मार देते थे। ऐसा दुखद हादसा हुआ अचोली और लैंगो ट्रैप्स के साथ। उनको ये शक के बेसिस पे मार दिए कि वो ओबोटे के सपोर्टर्स थे। और इन सब चीजों के बीच में हुई एक सरफिरी सी चीज। 1972 में ईडी आमीन को एक सपना आया। उस सपने में अल्लाह ने उसे एक आदेश दिया कि वो सारे एशियन को युगांडा से बाहर निकाल दे। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. अब उसे वाकई में सपना आया था या फिर वो लोगों के सामने सिर्फ एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था, ये तो ईडी खुद ही जाने। और उस वक्त वहाँ पर एशियन में सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो 60% युगांडन इकोनॉमी को चला रहे थे। और इसीलिए ईडी को ये भी लगता था कि आगे चलकर ये लोग उन पे राज करना ना चालू कर दे या फिर सारे युगांडन की अपॉर्चुनिटीज को ना छीन ले। और इसीलिए धीरे धीरे वहाँ की आर्मी ने एशियन की प्रॉपर्टीज को सील करना चालू कर दिया और जो एशियन युगांडा से बाहर नहीं गए उन्हें ईडी आमीन के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। और कुछ जो जाने के लिए रेडी ही नहीं थे उन्हें काट काट कर या कभी कभार जिंदा ही मगरमच्छों को खिला दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ईडी ने 4000 जिंदा अपंग लोगों को मगरमच्छों के झुंड के बीच में फेंक दिया था। और धीरे धीरे ये सारी हत्याएं जेनोसाइड का रूप लेने लगी और फिर एशियन हो या फिर लोकल युगांडा के ट्रैवलर्स हर किसी को टॉर्चर किया जाने लगा। लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे या नहीं ये देखने के लिए ईडी ने अपने ही महल के कंपाउंड में 5 चैम्बर्स बनवाए। इन चैम्बर्स में ना ही कोई खिड़कियां थी और ना ही हवा अंदर आने की जगह और चैम्बर्स के दरवाजे हमेशा इलेक्ट्रीफाइड रहते थे, यानी कि अगर किसी ने उसे छुआ तो वहीं पर वो शॉक से मर जाएगा। उसकी आर्मी लोगों के आंखें बंद करके उन्हें इस चैम्बर्स में ले आते और फिर ईडी इन चैम्बर्स को बंद कर देता। लोग अंदर घुटन के मारे चिल्लाते, दीवारें ताड़ने की कोशिश करते, लेकिन ईडी इन दरवाजों को तब तक नहीं खोलता जब तक उसे अंदर से आवाज आना बंद नहीं हो जाता। और फिर अंदर में मौजूद वो सारी लाशों को मगरमच्छों को खिला देता। बहुत बार तो वो चैम्बर्स के अंदर पानी छोड़ देता और फिर उसे इलेक्ट्रीफाई कर देता। उससे अंदर मौजूद सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी से मर जाते। कभी कभार ईडी अपने चैम्बर्स को गैस चैम्बर्स में बदल देता। वो लोगों को अंदर डालकर पॉइजन गैस छोड़ देता और लोग वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने इस चैम्बर में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, लेकिन इससे शायद उसकी मानसिकता झलकती थी। कुछ तो बात थी जो ये सब वो कर रहा था, लेकिन लोगों के सामने वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन धीरे धीरे करके ये खबर लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों के सामने उसका असली रूप आने लगा। इनफैक्ट उसने एक इंटरव्यू में ये भी सबके सामने कह दिया था कि ह्यूमन मीट लिपर्ड मीट से ज्यादा सॉल्टी होता
जाता है और इसके बाद उसने पावर में रहने के लिए टेंजीनिया पर अटैक कर दिया और वो बुरी तरह हार गया। हारने के बाद वो लीबिया भाग गया और लीबिया से सऊदी अरब, और अंत में 16 अगस्त 2003 में ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी सऊदी अरब में ही मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी एक बेरहम और क्रूरता भरी इंसान की कहानी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।